बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे और उसी पेड़ पर कौवों का राजा भी रहता था और उस राजा का नाम था मेघवर्ण। बरगद के पास ही एक पहाड़ी थी और जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लुओं का निवास था। उनका राजा था अरिमर्दन। अरिमर्दन बहुत ही पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित करके रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी एक कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत ही चिंता हुई। तो उसने एक कौवों की सभा बुलाई और समस्या पर विचार किया। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला भी नहीं कर पाते क्योंकि वो दिन में गुफाओं के अंदर अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सयाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। तो एक डरपोक कौवा बोलता है, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौवों ने कां करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा और बोला, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा भी था। वो बोलता है, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। तो एक सयाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे और हमें यहीं रहकर पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। उन सभी कौवों में एक बुद्धिमान और चतुर कौवा था जिसका नाम था स्थिरजीवी। वह चुपचाप बैठा था और उनकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा और बोला, महाशय, आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। तो स्थिरजीवी बोलता है, महाराज, अगर शत्रु अधिक बलवान हो तो हमें छल नीति से काम करना चाहिए। तो राजा ने कहा, कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए। तो स्थिरजीवी बोलता है, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कर दीजिए। मेघवर्ण बोला, आप क्या कह रही हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना चाहिए। उसके बाद आप सारे कौवों को लेकर दूर पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा, घर का बेदी बनकर लंका ढाऊंगा। फिर थोड़ी ही देर बाद में नाटक शुरू हो जाता है। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोलता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को जान से मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापट मारकर तनी से नीचे गिरा दिया और घोषणा कर दी, मैं इस गद्दार को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रहा है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की यह बात सही लगी। उसने तुरंत ही आक्रमण का आदेश दे दिया।
बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ती है, परंतु वहां पर एक भी कौवा उन्हें नहीं मिलता है। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर दूर पर्वत की चोटी की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने के बजाय भाग गए। ऐसे कार्यों पर हजार थू। सारे उल्लू हू की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा स्थिर जीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने कां कां की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर नीचे गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको अनेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व अब एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ जाता है। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दीजिए। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवा अपने घर का भेद हमें बता देगा। राजा को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और स्थिर जीवी कौवे को अपने साथ ले गया। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्षों में ठहरा दो। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह रहने का मौका दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा और बोला, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए चला जाता है और कहता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगता है और बोलता है, सरकार, सर्दियां आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी वहां से उड़कर सीधे ही दूर पर्वत की चोटी पर पहुंचता है, जहां मेघवर्ण और बाकी सभी कौवे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आप सब निकट की जंगल से जहां आग लगी है, एक एक लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ी पकड़कर स्थिर जीवी के साथ उल्लुओं की गुफा के पास आ पहुंचा। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर स्थिर जीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुंचा। स्थिर जीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने और दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। फिर राजा मेघवर्ण ने अपनी जीत की खुशी में स्थिर जीवी को कौवा रत्न की उपाधि प्रदान की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।